नमस्कार साथियों, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर HP एलाइड के लिए जो हमने एज सीरीज़ चलाई है उसके कंटिन्यूएशन में। सो इन द लास्ट वीडियो मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया था, और इस सीरीज़ में भी मैं आपके लिए PYQs लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स के। तो एक पहले वाली वीडियो है जो बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से जो प्रीवियस ईयर के जो एलाइड के एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीलिम्स के, वो क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में कवर किए हैं। तो उसी सीरीज़ में आज ये PYQs की सेकंड वीडियो है, राइट। और अपकमिंग वीडियो के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अब आने वाली वीडियोस में PYQs नहीं आएंगे, अब उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस साथ में अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में आते रहे हैं, जो हमें इंसाइट देगी पढ़ने के लिए, हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जस्ट अ वेरी स्मॉल अनाउंसमेंट टू मेक। देखिए, जोगटा अकेडमी अपने चंडीगढ़ और शिमला सेंटर में जो बैच है वो शुरू कर रही है 27 मार्च, राइट, 27 मार्च 2024 से, जो HP एलाइड HAS का भी और HP एलाइड NT का भी, राइट। तो आप इंक्वायर करने के लिए दिए गए फ़ोन नंबर में कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट को अवेल कर सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, NCDC इज़ एक्रोनिम फॉर, राइट। NCDC इज़ एक्रोनिम फॉर, हमें इसका फुल फॉर्म देखना है। तो NCDC स्टैंड्स फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट। तो इट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरपोरेशन, सॉरी, इट इज़ योर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉडी है ये रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से। याद रखिएगा, ये बॉडी का गठन सर 2008 में हुआ था, एक कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ये सर नॉन फॉर प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PPP के मॉडल पे काम करती है, एंड PPP stands for your public private partnership, and in this NCDC में 49% सर शेयर्स इज हेल्ड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 51% शेयर्स सर प्राइवेट हैंड्स में है। ये स्किल डेवलपमेंट की ओर काम करती है, देश में स्किल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये 17 के HP एलाइड में पूछा गया था प्रीलिम्स में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर रिलेटेड टू, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर रिलेटेड टू, राइट। तो दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स। देखिए पहले तो इसका आंसर देखते हैं। ट्रिप्स और ट्रिम्स रिलेटेड है गैट, राइट। तो गैट स्टैंड फॉर जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था रही है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है सर। बस मैं आपको इसका एक क्विक ओवरव्यू देना चाहूँगा। देखिए, ये जो ट्रिम्स है, ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटीग्रेटेड मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंटीग्रेटेड मेजर्स, और ये ट्रिप्स इज रिलेटेड टू ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है जी, राइट। तो ये जो दो है, ये ट्रिप्स और ट्रिम्स दोनों ही एक तरीके के अग्रीमेंट्स हैं, राइट, अग्रीमेंट्स। और इसका जो कनेक्शन है, इसकी एसोसिएशन है गैट से। देखिए सर ध्यान दीजिएगा कि ये जो गैट है, गैट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1947 में इसका गठन हुआ था। दिस गैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। देखिए गैट का क्या काम रहता था, गैट का काम रहता था कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है, पूरे विश्व में जो कंट्रीज आपस में ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो वो ट्रेड डिसरप्टिव ना हो, वो ट्रेड किसी एक कंट्री के लिए फायदेमंद और दूसरी कंट्री के लिए नुकसानदायक ना हो। तो ये इंश्योर करने के लिए एक बॉडी बनाएगी जो ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करेगी। उस बॉडी का नाम रखा गया जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स 1947 में, ठीक। तो ये जो बॉडी थी, ये काम करती थी, मैंने अभी आपको बताया कि पूरे विश्व में जो ट्रेड है वो फेयर और
और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, राइट। अब जनरल अग्रीमेंट, राइट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में एक चेंज आता है, साल था 1995। जनरल एग्रीमेंट चेंज हो जाता है और गैट, ये गैट बन जाता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO। जो आज हम देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्चुअली गैट की ही एक्सटेंशन थी, गैट को ही एक्सटेंड करके WTO बनाया था। उसको इट वॉज मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, उसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया था। तो एक्चुअली ये ट्रिप्स और ट्रिम्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दो अग्रीमेंट्स थे, राइट। तो क्योंकि इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था ऑप्शन में, तो इसका जो आंसर बनता है वो गैट है। वाई? बिकॉज वी सी दी WTO एज द एक्सटेंशन ऑफ द गैट, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका गैट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था 1995 में, गैट की स्थापना हुई थी 1947। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बिल्कुल आपसे एक डे पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो डेज हैं उनसे क्वेश्चंस आते रहे जो फेमस डेज हैं, राइट। तो यू मेक श्योर कि आप जो फेमस डेज है मंथली बेसिस पे वो अपने पास बिल्कुल तैयार करके रखें। तो चलिए देखते हैं, अंत्योदय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंत्योदय डे आप देखेंगे 25 सितंबर को माना जाता है, जो कि बर्थ डेट है किसकी? दीनदयाल उपाध्याय साहब की, दीनदयाल उपाध्याय, राइट। जो दीनदयाल उपाध्याय है, ही वाज इंडियन पॉलिटिशियन, अ स्टेट्समैन, और देखिए उनकी जो ह्यूमनिज्म की जो पॉलिसी थी या आइडियोलॉजी थी, वो ये कहते थे कि सबसे पहले अगर किसी का विकास करना चाहिए, द फर्स्ट वन शुड बी दी पीपल हु आर एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट मीन्स जो सर सबसे नीचे है, नीचे मीन्स द पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड, ऐसे लोग जो पुअर हैं, राइट, जो अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है, ऐसे लोगों को, यानी अंत में जो लोग हैं उनका उदय पहले होना चाहिए, एंड दैट कलेक्टिवली इज नोन एज अंत्योदय, ठीक है जी। तो जो सबसे नीचे है, राइट, तो उनका हमेशा से पहले उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, पहले हर एक सरकार को, हर एक अथॉरिटी को उनके बारे में सोचना चाहिए। सो दैट होल कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली प्रपाउंडेड, उसको आगे एक नई दिशा दी थी दीनदयाल उपाध्याय साहब ने, राइट। तो जो उपाध्याय की जो जन्म तिथि है वो 25 सितंबर है, इसलिए अंत्योदय डे भी उसी दिन मनाया जाता है, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ भारत निर्मल अभियान आउट ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो आपको यहाँ से जो की टेक अवे यानी याद रखने वाली चीज़ है वो ये है सर कि स्कीम्स पे आपको विशेष ध्यान देना है, राइट। स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अब ये जो स्कीम है ये 2005 की है सर, भारत निर्मल अभियान। तो इसके बारे में देखेंगे आप कि ये स्कीम जो थी, इसके बारे में ये स्कीम थी, ये 6 अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको टारगेट करती थी। तो हमसे ये पूछा है कि इन 6 में से जो, राइट, जो ये जो स्कीम है उसमें से कौन सा ये कंपोनेंट है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो देखिए सैनिटेशन था, वाटर था, इरिगेशन भी था, रूरल टेलीफोन्स थे, राइट। बट इसमें आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर था, एजुकेशन वाज नॉट देयर, ठीक। तो इसमें आपसे कंपोनेंट को पूछा गया है, ठीक। तो यह आप ध्यान देंगे, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है सर कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो स्कीम्स पूछी जाती है, उनमें आपको ईयर्स विशेष तौर पे ध्यान में रखने। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप देख पा रहे हो बहुत सारी स्कीम्स जो मोदी गवर्नमेंट के रजीम की जो स्कीम्स है, जैसे जन धन योजना है, आयुष्मान भारत है, किसी को 5 ईयर्स हो रहे हैं, किसी को 9 ईयर्स हो रहे हैं, तो उनका आपने ईयर्स याद रखने हैं, राइट। और वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ये इसका आंसर है एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 व्हाट एम हैज बीन सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट, टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। देखिए ये पूछा जा रहा है हिमाचल के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो हिमाचल के पर्सपेक्टिव से यानी स्टेट का यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब है हिमाचल प्रदेश। तो सर यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि क्योंकि देखिए आई एम श्योर यू नो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड और एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड गोल्स है जो कि पूरे विश्व ने अपने आप के लिए रखे हैं, पूरी कंट्रीज ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स का रिलेशन COP21 जो कि 2015 में है, यानी पूरा विश्व
2015 से 2030 तक 30 गोल्स पे, राइट, ये जो गोल्स है ये आपके 17, टोटल कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। इन 17 गोल्स के अराउंड ही हर एक देश क्या करेगा, डेवलपमेंट और ग्रो करेगा, ठीक। तो उसी कड़ी में, उसी लाइन में बात की जाती है फॉरेस्ट की, अपनी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, राइट। उसी कड़ी में, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल गवर्नमेंट, या जो हिमाचल है, हिमाचल में ये टारगेट रखा गया है सरकार द्वारा कि सरकार अपने फॉरेस्ट कवर को, किसको जी, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएगी 30% तक, ठीक है जी। तो 30% तक फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बात की गई है। तो अगर हम अभी देखें एज ऑफ नाउ व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर, ठीक है जी। तो फॉरेस्ट कवर आप समझते हैं ऐसा लैंड जहां पे ट्रीज है और जो कैनोपी डेंसिटी है सॉरी, दैट इज 10%, राइट। तो फॉरेस्ट कवर होता है वो चीज। तो अभी देखेंगे आप जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हिमाचल का, उसमें से 15,433 स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट कवर है, जो कि टोटल परसेंटेज में बनता है 27.72%। तो देख पा रहे हैं आप अभी जो फॉरेस्ट कवर है प्रेजेंटली। अब देखिए ये जो फॉरेस्ट कवर का हमें सही आंकड़ा मिलता है, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR एक रिपोर्ट होती है, राइट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बाई एनियल होती है, यानी 2 साल में एक बार आने वाली बाई एनियल रिपोर्ट। लास्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, 2023 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से जो हिमाचल का फॉरेस्ट कवर अभी आप देख पा रहे हो वो है टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है, टोटल जो क्षेत्र है, राइट, हिमाचल का, तो वो है आपको पता है 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 673 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसका इतना एरिया यानी 15,433 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल 27.72% है, वो अभी फॉरेस्ट कवर है हिमाचल में। तो इसको बढ़ाने की बात की गई है 30% तक, तो इसका आंसर होगा 30% तक, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हु मैनेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन मैनेज करता है? तो इसका आंसर है सर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, इट इज द एपेक्स बैंक, इट इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मैनेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जस्ट अ क्विक ग्लिम्स ऑफ व्हाट जी सिक्योरिटीज आर, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। सी देखिए सर, सरकार को जब भी बोरो करना होता है, यानी सरकार को जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार एक डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। सरकार एक डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी जिससे वो उधार ले सके, डेट माने उधार इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है, जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ नहीं सर, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वो एक अंडरटेकिंग होती है जो सरकार देती है उन लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी जो लोग सरकार को पैसा देना चाहते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप याद रखेंगे 2 तरीके की होती है सर, एक होती है T-बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स, और दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अगर सरकार को जरूरत है 1 साल से कम की पैसे की, तो वो इशू करती है कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? T-बिल्स, ठीक। अगर सरकार को जरूरत है इशू करने की पैसों की 1 साल से ज्यादा की, तो 1 साल से ज्यादा की मतलब, तो वहां पे वो इशू करती है कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? बॉन्ड्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सरकार प्रिंट करती है, बट उसको इशू करने का काम जिम्मा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। तभी हम कह रहे हैं कि मैनेज जो करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन ये एक मॉनिटरी पॉलिसी से सवाल आप देख पा रहे हो, ठीक है जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम करता है। वैसे तो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे काम हैं, ठीक, पर एक वो काम करता है, वो है मैनेज करना
महंगाई को, माने इन्फ्लेशन को। सो द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीआई वो महंगाई जो है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको मैनेज करना, राइट। तो जब मैनेज आरबीआई इन्फ्लेशन को करता है तो आरबीआई दो तरीके के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है। कुछ टूल्स को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और कुछ को हम कहते हैं जी क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स, देखिए सर अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, राइट, बट क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जिन टूल्स की मदद से जो मनी सप्लाई है उनका वॉल्यूम डिसाइड होता है या वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है, और क्वालिटेटिव टूल से उसके डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, यानी मनी सप्लाई की डायरेक्शन को, कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिल रहा है या सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मींस बैंक्स पैसा यानी जो लोन्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्वालिटेटिव टूल में आता है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आप देख पा रहे हैं इसमें से बैंक रेट क्वांटिटेटिव टूल है, कैश रिजर्व रेशो क्वांटिटेटिव टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव टूल है। सर ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये आपका निकल के आता है क्वालिटेटिव टूल। तो कहने का मतलब है ये जो तीन चीजें हैं ये क्वांटिटेटिव टूल है, मतलब इन तीन टूल्स की मदद से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी मनी सप्लाई के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं बैंक रेट होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है जी, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है जी, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, और मार्केट ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं सर क्वांटिटेटिव टूल्स, और एक और होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। क्वालिटेटिव टूल्स में डायरेक्ट एक्शन होता है और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है जी, मॉरल सुएशन होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन न्यूज व्हाइट लेबल ATMs आर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ATMs। तो ATM आप सभी को मालूम होगा, ATMs आर सिंपली दी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, राइट। तो ATMs जो है वो सर पार्ट है प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी होता है जब हम जो कन्वेंशनल कैश होता है उसकी जगह हम यूज़ करते हैं कार्ड्स को, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इंटरनेशनल, नेशनल कार्ड्स, ठीक। तो ATMs आपने सभी ने देखे होंगे, ATM मशीन्स। सर यहाँ पूछा गया है जो ATMs है वो किस तरीके के होते हैं। तो ATMs के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये टाइप्स ATMs के टाइप्स हैं सर। वाइट लेबल ATMs होते हैं, ब्राउन लेबल होते हैं, ग्रीन लेबल होते हैं, बैंक लेबल होते हैं, येलो लेबल, ऑरेंज लेबल, पिंक लेबल, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक फेवरेट एरिया रहता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं कई बार। तो आपसे पूछा गया व्हाइट लेबल, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये व्हाइट लेबल जो ATM है वो कौन से होते हैं सर? ऐसे ATMs जो कि इस्टेब्लिश भी और मेंटेन भी कर रही है कोई ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है, यानी कोई एक प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी जैसे आप देख पा रहे हो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी। देखिए अगर आप देखते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM मान लीजिए, तो वो सर वो कहलाता है बैंक लेवल ATM। बैंक लेवल क्यों? क्योंकि सर वो इस्टेब्लिश किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। उसको ऑपरेट भी कौन कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑपरेट का मतलब सर उसमें कैश को डालना, राइट, उसमें कुछ इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो उसको फिक्स करना, उसको एड्रेस करना, वो सारा काम सर बैंक ही करता है, इसलिए बैंक लेवल ATM। अच्छा, फिर कुछ ATMs होते हैं सर, याद रखिएगा, ब्राउन लेवल ATMs। जैसे आप देख पा रहे हैं ब्राउन लेवल ATMs होते हैं जो ओन तो बैंक करता है पर उसको ऑपरेट कोई नॉन बैंकिंग कंपनी या कोई भी नॉन बैंकिंग एंटिटी करती है। यानी बैंक क्या करता है? ATM बनाता है, एस्टैब्लिश करता है और उसके ऑपरेशंस जो होते हैं यानी उसको चलाने का काम आउटसोर्स कर देता है किसी और एंटिटी को, किसी और कंपनी को। ठीक है जी, वो हो गए ब्राउन लेबल। पर व्हाइट लेबल ये होते हैं जिसको एस्टैब्लिश भी कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी कर रही है और उसको
ऑपरेट भी कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी कर रही है। तो ये आप लिस्ट, यू कैन टेक द नोट ऑफ दिस लिस्ट, राइट, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिक्स बैंक प्रमोटेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज इज नेम्ड एज, राइट, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो ब्रिक्स आप जानते हैं, ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जो कि यूज होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड योर साउथ अफ्रीका, इसके लिए ये यूज होता है क्या, ब्रिक्स, राइट। तो ये आपका ब्रिक्स है, राइट। तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में ये क्वेश्चन आया है। तो आपसे पूछा गया है कि सर ब्रिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक अपना बैंक है, उस बैंक का आपसे नाम पूछा गया है सर। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना है जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा सर शंघाई में, शंघाई चाइना में। सर ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी जो आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना या साउथ अफ्रीका का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका एक बैंक है। याद रखिएगा ब्रिक्स का अपना कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, बट यस ब्रिक्स का जो बैंक है, द बैंक विच बिलोंग्स टू ब्रिक्स, दैट इज योर एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका अपना एक हेडक्वार्टर है, वो शंघाई में है, राइट। तो ब्रिक्स जो बैंक है वो 2014 में उसका एक अग्रीमेंट हुआ। ब्राजील की जो ब्रिक्स समिट थी 2014 की, वहाँ पे ये जो अग्रीमेंट है वो हुआ, राइट। उसके बाद एंड 2015 में इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो अग्रीमेंट हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक बनने का 2014 में, पर वो एक्चुअली में इस्टेब्लिश हुआ 2015 में। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये है एनडीबी। आपके लिए सवाल है, प्लीज डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सर ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में अभी हाल ही में कुछ नई मेंबर स्टेट्स को जोड़ा गया है, यानी इन 5 कंट्रीज के अलावा भी कुछ और कंट्रीज है जिनको ब्रिक्स में अभी ऐड किया गया है। सो ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई है, तो वो कौन सी कंट्रीज है, प्लीज डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में पूछा गया है। विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है इंडिया में, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो बिल्कुल सही है ये, राइट। तो जीएसटी को सर माना गया है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया जा रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसी को वो जीएसटी पे करना होता है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड है। सेकंड, द रेट ऑफ जीएसटी इज डिसाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात सर, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पर इसका टू बी मोर प्रिसाइज, वैसे ओवरऑल डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट ही लेती है, पर यहाँ पे आप देखेंगे एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक इकाई, जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, जो कि 279A में जिसका मेंशन है, राइट। तो ये बॉडी जो है जीएसटी काउंसिल, ये बेसिकली डिसाइड करती है क्या, जीएसटी के बारे में डिसीजंस लेने, राइट। ऑल्दो जीएसटी काउंसिल में स्टेट की रिप्रेजेंटेशन भी रहती है, बट हम देखते हैं महत्वपूर्ण डिसीजन जो जीएसटी से रिलेटेड आते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा बोथ 1 and 2। सो ये जो टैक्सेशन सिस्टम है या जो टैक्सेस है, तो इनसे भी बहुत सारे, ये भी एक फेवरेट एरिया रहता है क्वेश्चंस के लिए। तो हम आने वाली जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे मिलके हम और आप, तो उसमें हम इंश्योर करेंगे कि आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट से भी क्लैरिटी मिल जाए, और दूसरा आपको समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, राइट। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन मेंशन दोज थिंग्स इन दी कमेंट सेक्शन। तो आई होप ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।